प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा रीतिकालीन काव्य का। हमने इतिहास देखा, परिस्थितियां पढ़ ली है, नामकरण की चर्चा हो गई है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रीतिकालीन प्रमुख धाराएं, कवि और उसकी प्रमुख रचनाएं। कालीन काव्य धारा का वर्गीकरण रीति को आधार बनाकर किया गया। रीति को आधार बनाकर किया गया। यानी कि जो रीतिकालीन काव्य की जो धाराएं हैं उनका जो वर्गीकरण है वो जो कवियों ने है रीति को आधार बनाकर किया गया। यानी उन्होंने रीति को प्रमुखता दी है। यानी कि किस प्रकार की काव्य धारा है, रीति का पालन किसने किया, किसने नहीं किया, कौन कवि है जो उस धारा के अंतर्गत आते हैं और कौन से कवि जो है वो उस धारा के अंतर्गत नहीं आते। और रीति को आधार बनाने के बाद उनकी प्रमुख 3 धाराएं रही, जैसे रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। और इनका जो वर्गीकरण है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया। रीतिकालीन जो काव्य धाराएं हैं, सबसे बड़ी प्रमुख बात है कि वो धाराएं रीति को आधार बनाकर किया गया। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। और इन तीनों काव्य धाराओं को जो बांटने का कार्य किया गया था वो किया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकालीन काव्य धारा को रीति का आधार बनाकर वर्गीकरण किया गया। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। और इन तीनों का जो वर्गीकरण है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकालीन काव्य का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रीतिबद्ध काव्य धारा की। रीतिबद्ध काव्य धारा क्या थी, अर्थात यानी कि इस काव्य धारा के अंतर्गत वे कवि शामिल किए जाते हैं जो कि रीति के बंधन में बंधकर जिन्होंने शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की, यानी उन्होंने जो रीति परंपरा है उसका पालन किया और काव्यांगों का निरूपण किया, जिसमें हम प्रमुखतः मानते हैं कि उन्होंने रस का प्रयोग किया, छंद का प्रयोग किया, शास्त्रार्थ का प्रयोग किया और उसके अंदर रीति निरूपक ग्रंथों का प्रयोग किया, लक्षण उदाहरण का प्रयोग किया। यानी रीति में बंधकर जिन कवियों ने रचनाएं की उनको हम रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत ले सकते हैं। तो हम परिभाषा देखते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा की। इस काव्य धारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति के बंधन में बंधकर काव्य निरूपक ग्रंथ लिखे। यानी काव्यों का निरूपक ग्रंथों का उन्होंने उपयोग किया, अर्थात जिसमें रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद, नक्षिक का वर्णन आदि काव्यांगों का शास्त्रीय निरूपण किया। वो कवि जो है वो रीतिबद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात यानी कि रीतिबद्ध, रीति का बंधन में बंधकर जिन्होंने काव्यांगों का निरूपण किया। अब हम बात करते हैं कि रीतिबद्ध काव्य धारा की जो परिभाषा है वो हमने पूरी की। इसके बाद रीति काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या रही, कौन कौन सी विशेषताएं रही उनके काव्यांगों में, उनके जो लक्षण जो ग्रंथ थे उनमें क्या क्या विशेषताएं प्रमुख रही। तो इन कवियों में, किन कवियों में, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में आचार्यत्व और कवित्व का मिश्रण है। यानी वो कवि जो हैं वो कवि का रूप भी शामिल करते थे और आचार्यत्व बनने की उनमें भी होड़ थी। यानी दोनों ही प्रकार की उनमें विशेषताएं मिलती है। रीतिबद्ध काव्य धारा के दौरान जितने भी कवि हुए
वो आचार्यत्व और कवित्व का उन दोनों में मिश्रण है। अलंकरण की प्रधानता रही, यानी उनके काव्यों के दौरान उन्होंने प्रमुख रूप से जो विशेषता अपनाई वो थी अलंकरण की, यानी उन्होंने अपने काव्यों को अलंकरण रूप से अलंकृत किया, जिसमें छंद है, रस, अलंकार, उनका चमत्कार प्रदर्शन किया, उनको लिखा। क्योंकि इस काल के जो कवि थे वो राज्याश्रित थे, यानी वो किसी के राज दरबार में रहते थे, तो कोई सामंती वातावरण में पला था उस समय के दौरान। तो इन कवियों का प्रमुख कर्म ही ये रहा कि उन्होंने रीति के बंधन में बंधकर जो है राजाओं की यशोगान किया, उनका वर्णन किया, तो इनकी रचनाएं लिखी। इस काल के कवि जो है सामंती वातावरण में पला बड़ा था। इसके बाद अपने काव्यों में इन्होंने पांडित्य का प्रदर्शन किया, चमत्कार किए, पांडित्य प्रदर्शन किया। कैसे कि अपने काव्यों में उन्होंने जो है रस, अलंकार, छंद आदि का उन्होंने प्रयोग करके अपने काव्यों को चमत्कृत किया, यानी पांडित्य प्रदर्शन से युक्त रहा जो भी ये रीतिबद्ध का जो काल था। इसके बाद उन्होंने कुछ एक नीतियां अपनाई थी रीतिबद्ध काव्य धारा के दौरान। तो जो नीतियां थी वो कौन सी थी? उनमें सबसे पहली बात तो वो रणनात्मक थी, यानी उन्होंने रणनात्मक नीति अपनाई, अनुकरणात्मक रीति अपनाई और लक्षणात्मक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। तो ये जो विशेषताएं हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के दौरान हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमुख कवि कौन कौन है। हमने देखा कि रीतिकाल का वर्गीकरण रीति को आधार बनाकर किया गया था। तो इसके बाद हम रीतिबद्ध काव्य धारा की परिभाषा देखी, यानी वे कवि जिन्होंने रीति के बंधन में बंधकर उनके काव्यांगों की रचना की। इसके बाद हमने देखा कि रीति में बंधन में बंधकर उनके क्या क्या विशेषताएं थी। कवि आचार्य बनने की होड़ थी, तो कहीं पर उन्होंने अपने अलंकरण शब्दों का प्रयोग किया, अलंकरणकृत किया। उनकी नीति जो है वर्णात्मक थी, लक्षणात्मक थी, रणनात्मक उनकी जो है रीति रही, क्योंकि वो राजाश्रित थे। कवि जो हैं वो राजाओं के दरबार में रहा करते थे। अब हम बात करते हैं कि रीतिबद्ध काव्य धारा के दौरान कौन कौन से कवि हैं जो प्रमुख रूप से आते हैं। चिंतामणि, देव, मतीराम, कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह, भिखारी दास, दुल्ह इत्यादि कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के दौरान आते हैं। इन कवियों ने रचनाएं लिखी है जो कि रीति के बंधन में बंध कर लिखी थी और ये राजाश्रित थे। एकमात्र जो ये देव कवि हैं ये बहुत सारे राजाओं के दरबार में जाते थे। इनको किसी एक स्थान पर टिककर आश्रय लेना बहुत ही मुश्किल हुआ और ये अनेक राजाओं के दरबार में घुमा करते थे, उन्हीं की रचनाओं का यशोगान करते थे और जो है काव्य में बंद कर जो रचनाएं हैं वो करते थे। अब हम बात करते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के दौरान जो कवि थे उनकी प्रमुख रचनाओं की। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं थी, लेकिन हम कुछ एक प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे। जैसे चिंतामणि जी है, उनकी रचना है कविकुल कल्पत्रु काव्य प्रकाश। चिंतामणि की रचना कविकुल, कल्पत्रु और काव्य प्रकाश। इसके बाद भूषण की जो रचनाएं हैं वो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक भी मिलती है उनकी रचनाएं। छत्रसाल दशक उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है, क्योंकि ये रीतिकाल के दौरान एकमात्र वीर कवि थे एकमात्र भूषण जी जो हैं। इसके बाद मतीराम जी की रचनाएं हैं ललित, ललाम, रस, राज। इसके बाद देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास। ये प्रमुख कवि जो हुए हैं वो है रीतिबद्ध काव्य धारा के दौरान और इनकी प्रमुख है रचनाएं। अब हम दूसरी काव्य धारा की बात करते हैं रीतिबद्ध के बाद रीति मुक्त काव्य धारा। जैसे हमने देखा कि रीतिबद्ध के अंदर रीति के बंधन में बंधकर कवियों ने जो रचनाएं की थी, लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा के दौरान कवि जो है उन्होंने अपने रचनाएं जो है रीति के बंधन से मुक्त होकर रचनाएं लिखी। यानी
ऐसी रचनाएं लिखी वो स्वच्छंदता के आधार पर थी, व्यक्तिपरक थी, भाव प्रधान रचनाएं थी और रीति के बंधनों से मुक्त थी। इन्होंने कोई पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया और जो भी रचनाएं लिखी अपने मनोभाव के अनुसार उन्होंने रचनाएं लिखी। उनके रचनाओं में भावों की प्रधानता थी, सूक्ष्मता थी। जैसे बिहारी हैं, जैसे गणानंद हैं, देव है, आलम है, इनकी जो रचनाएं हैं वो इसी प्रकार की थी। और उन्होंने अपने काव्यों के दौरान जो नायिका भेद है, अपसार है, अभिसार है, रस का विवेचन है, उन्होंने गुण दोष का निरूपण नहीं किया। तो आइए अब हम देखते हैं रीतिबद्ध जो रीति मुक्त है काव्य धारा, उसकी परिभाषा। तो रीति मुक्त काव्य धारा, इस धारा के कवियों ने प्राय सभी प्रकार के ग्रंथों में रीति के बंधन से मुक्त होकर रचनाएं लिखी है। सबसे बड़ी विशेषता रीति के बंधन से मुक्त होकर उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। यानी रीतिबद्ध काव्य धारा के दौरान तो रीति के बंधन में बंध कर थे, लेकिन ये यहाँ पर आके ये कवि जो है रीति के बंधन से मुक्त हो गए। स्वच्छंद आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। इस धारा के कवि थे स्वच्छंदवादी थे, यानी खुले विचारों वाले थे। खुले विचार से उन्होंने स्वच्छंद भाव से अपनी रचनाएं लिखी और मनोगत आवेश के प्रभाव में रचनाएं करते थे। यानी उसके मन के अंदर जो भावनाएं आई, जो रचनाएं आई, उन्होंने मुक्त भाव से उन रचनाओं को लिख दिया। जैसे गणानंद जी हैं, उनकी जो रचनाएं हैं सुजान को लेकर लिखी गई थी, वो व्यक्ति प्रधान, भाव प्रधान भी थी। तो इसके बाद इनकी जो काव्य हैं, सबसे बड़ी विशेषता वो काव्यों के दौरान भाव प्रधान थी, आत्म प्रधान रचनाएं हैं और व्यक्ति प्रधान रचनाएं हैं। ये तीन जो लक्षण विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। यानी उन्होंने अपने काव्यों में भाव प्रधान, आत्म प्रधान और व्यक्ति प्रधान रचनाएं लिखी। इनके अंदर पांडित्य प्रदर्शन की जो है प्रवृत्ति नहीं थी, यानी पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया, पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति जो है वो नहीं थी। यानी इन्होंने कोई भी जो रचनाएं लिखी है वो पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं थी, अलंकरण के लिए नहीं थी। किसी भी रस, अलंकार, छंद उनका प्रयोग नहीं किया। केवल और केवल खुले विचारों से उन्होंने अपनी रचनाएं को अंजाम दिया, अपनी रचनाएं लिखी। रीति मुक्त काव्य धारा के दौरान इसके बाद भावों की सूक्ष्मता रही। जहाँ पर इनके काव्यों की बात है, इनके भावों में सूक्ष्मता रही, अभिव्यक्ति की सशक्तता रही, प्रेम की आत्मिक अनुभूति का चित्रण मिलता है। यानी प्रेम का इन्होंने स्वच्छंद भाव से निरूपण किया अपने ग्रंथों में, काव्यों में। जैसे प्रमुख कवि की बात करें तो गणानंद जी हैं, और अपने काव्यों में नायिका भेद, अभिसार, रस विवेचन, गुण दोष का निरूपण इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। यानी कि कह सकते हैं कि रीति के बंधन से मुक्त कवि थे ये। इन्होंने जो है काव्यांगों का निरूपण है रीति के बंधन में बंध कर नहीं किया। खुले स्वच्छंद विचार से उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, जिसमें भाव प्रधान था, आत्म प्रधान था, व्यक्ति प्रधान, व्यक्तिनिष्ठ भी रचनाएं थी। और अपने काव्यों के दौरान जो है प्रेम की जो अनुभूति है, वास्तविक अनुभूति का चित्रण उन्होंने किया है। और काव्यों में नायिका भेद, अभिसार, रस विवेचन इत्यादि का, गुणदोष का इन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया है। अब हम बात करते हैं रीति मुक्त काव्य धारा के दौरान प्रमुख कवि कौन कौन से थे। तो उनमें सबसे पहले जो कवि हैं वो आते हैं गणानंद, आलम, बोथा, ठाकुर। ये चार कवियों को प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, क्योंकि इन रचनाओं में जो इनकी विशेषता है वो है स्वच्छंदतावादी, आत्मपरक, भाव प्रधानता। और इन्होंने किसी भी रीति ग्रंथों का पालन नहीं किया, स्वच्छंद भाव से इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। तो प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, जैसे गणानंद जी की हैं गणानंद कवि, गणानंद ग्रंथावली और सुजान हित। इन्होंने तीन रचनाएं लिखी। उन रचनाओं के नाम हैं गणानंद कवित है, सुजान हित है और गणानंद ग्रंथावली है। इसके बाद हम आलम जी की रचनाएं देखते हैं।
कि एक रचना है श्याम स्नेही और आलम केली, इनकी दो प्रमुख रचनाएं मिलती है। तो हमने प्रमुख रचनाओं को देखा और प्रमुख कवियों को देखा। अब हम बात करते हैं जो तीसरी काव्य धारा है उसकी, यानी रीति सिद्ध काव्य धारा। इन कवियों में वे कवि शामिल होते हैं जिनको रीति का ज्ञान तो था, यानी रीति निरूपक ग्रंथों का ज्ञान तो था, लेकिन उन्होंने उन रीति का पालन न करके खुले भाव से रचनाएं की। आचार्यत्व का जो है पालन नहीं किया, केवल कवि क्रम के रूप में ही इन्होंने रचनाएं की। हालांकि इनको जो रीति परिपाटी का जो ज्ञान तो था, रीति परिपाटी का इनको ज्ञान था, लेकिन इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो रीति को आधार बनाकर नहीं लिखी। तो इनकी परिभाषा क्या है कि रीति सिद्ध काव्य धारा के दौरान इस धारा के कवि जिन्होंने रस, अलंकार, नायिका भेद, जिन्होंने रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का लक्षणोदाहरण स्वरूप में निरूपण नहीं किया, अर्थात इन्होंने कोई भी रीति के ग्रंथों का पालन नहीं किया। हालांकि इनको जानकारी इसकी भली भांति थी और परंतु इनको प्रधान मानकर रचना की, इनको प्रधान नहीं माना और आचार्यत्व की प्रवृत्ति न होकर केवल कवि के रूप में इन्होंने प्रयोग किया, यानी इन्होंने आचार्यत्व का पालन नहीं किया, केवल और केवल कवि रूप में इन्होंने जो है वो लिखा, प्रयोग किया। तो हम कह सकते हैं कि इनको रीति ग्रंथों की जानकारी तो थी, लेकिन इन्होंने इसका पालन नहीं किया। वे कवि जो हैं वो रीति सिद्ध काव्य धारा के दौरान आते हैं और इनमें एकमात्र कवि आते हैं और वो कवि हैं बिहारी। हम बात करते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा की परिभाषा होने के बाद विशेषताओं की, यानी इन कवियों की क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, यानी इन्होंने लक्षण जो ग्रंथ है उनकी रचना नहीं की। हालांकि इनको रीति की जानकारी अवश्य थी, भली भांति ये ज्ञात था उनको, फिर भी इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। इन कवियों ने वैयक्तिकता को प्रधान माना, यानी वैयक्तिकता को प्रधान मानकर रचनाएं लिखी, वैयक्तिकता को प्रधान माना। स्वानुभूति चिंतन के कारण मौलिक उद्भावनाओं से युक्त दिखाई दिए, यानी उनकी रचनाओं में स्वानुभूति का जो चिंतन है वो दिखाई देता है और जो है उनकी अपनी मूल रूप से जो भावनाएं हैं, खुद की भावनाएं हैं, उनसे वो युक्त दिखाई दिए। इसके बाद कविताओं का उनमें लोभ आया, इसीलिए उन्होंने कविताओं के लोभ में चमत्कारपूर्ण उक्तियों का प्रयोग किया, यानी उन्होंने अपनी रचनाओं में कविताओं को आधार मानकर कविताओं के लोभ में चमत्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया। और इनकी प्रमुख बड़ी विशेषता जो है वो है कला पक्ष और भाव पक्ष को भी इन्होंने प्रधानता दी है, यानी उनकी रचनाओं में कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। मुख्य कवि की बात की जाए तो इनके एकमात्र कवि थे वो थे बिहारी, और उनकी जो रचना है वो थी बिहारी सतसई, यानी जो कवि हैं वो एकमात्र कवि थे बिहारी, एकमात्र बिहारी कवि थे और उनकी जो रचना है वो हमें मिलती है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। तो प्रिय विद्यार्थियों, रीति सिद्ध काव्य धारा के दौरान इनको रीति के बंधनों की जानकारी तो थी, लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया। विशेषताओं की हमने बात कर ली। इसके बाद प्रमुख कवियों में हम बात करें तो बिहारी, और उनकी जो रचना है, एकमात्र जो रचना है वो है बिहारी सतसई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रीतिकाल की प्रमुख धाराएं, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं संपूर्ण होने की ओर है। लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि रीति काल का जो इतिहास है उसका वर्गीकरण है वो रीति को आधार बनाकर किया गया था और 3 धाराओं में बांटा गया था, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। और इन तीनों धाराओं का वर्गीकरण जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। रीतिबद्ध काव्य धारा के दौरान हमने देखा
कि ऐसे कवि जिन्होंने रीति के बंधन में बंध कर जो रचनाएं की, जो लक्षण ग्रंथों का निरूपण किया, सभी का प्रयोग किया, नक्षिक, नायिका भेद, रस अलंकार इत्यादि सभी का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य के दौरान किया। प्रमुख कवियों की अगर हम बात करते हैं, रीतिबद्ध कवि जो हैं चिंतामणि देव, मतीराम भूषण, जसवंत सिंह जो है इत्यादि, सूरती मिश्र, मंडन मिश्र, दुलह इत्यादि प्रमुख कवि रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हमने देखी। इसके बाद रीति मुक्त काव्य धारा, इस धारा के जो कवि थे उन्होंने रीति के बंधनों से मुक्त होकर, खुले विचारों से स्वच्छंद होकर रचनाएं लिखी और वो मनोगत भाव से अपनी रचनाओं को लिखा करते थे। आत्म प्रधान रचनाएं थी, व्यक्ति प्रधान थी, भाव प्रधान रचनाएं थी। और कवियों की अगर बात करें तो घनानंद, आलम, बोथा और ठाकुर। इसके बाद हमने देखा रीति सिद्ध काव्य धारा, यानी ऐसे कवि जिनको रीति ग्रंथों की जानकारी भली भांति थी फिर भी उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया, उनका जो वर्गीकरण है वो रीति सिद्ध कवियों के दौरान आता है। और इनकी एकमात्र कवि थे बिहारी और उनकी रचना थी बिहारी सतसई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक संपूर्ण होता है। धन्यवाद।